हेलो नमस्कार दोस्तों। जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो आपको मिल ही गया है, जो मैंने कल डाल दिया था। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जो शेष क्वेश्चनों का सेकंड पार्ट वो मैं अभी आपके सामने अभी डाल ही रहा हूँ उसमें। तो अभी जो हम नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं वो इसका सेकंड पार्ट है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनको भी आप देखें अपने हिसाब से, और होपफुली आपको जो पहले वाले क्वेश्चन है वो भी समझ में आए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो जो बाकी का जो शेष पोर्शन था वो एक वीडियो में नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैंने सेकेंड पार्ट बनाया, तो इसको भी आप अभी देखें। चलिए शुरू करते हैं फिर। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है खंड डी का, वो 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो है आलेख के विधि से, मतलब ग्राफिकल आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये आपको दो क्या दे दिए यहाँ पे, समीकरण दे दिए है ना। इनका आपको बनाना है ग्राफ। ये जो आपके क्वेश्चन है कि इन रेखाओं, ये दोनों जो रेखाएं आपकी, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये दोनों इक्वेशन है, इनसे हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहली बात तो यही है। अब देखो, या तो यहाँ से आपके जो है डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, समीकरण दे दिया ग्राफ बनाओ, ओके। या फिर आपको पहले ये समीकरण बनवा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा भी कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे, एक बल्ला और 3 गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 1300 में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, अगर केवल बीजगणितीय आ रहा है आपके पास में, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का, तब तो आपको इनका केवल करना क्या है, समीकरण बनाना है, छोड़ देना है। वो तो एक नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन साथ में बीजगणित के साथ में ये भी आ जाएगी ज्यामितीय रूप में। देखो, ग्राफ बनाने के लिए दो नाम आ सकते हैं, ज्यामितीय रूप में या फिर आलेखीय विधि से इसको सोल्व करो। तो दोनों में आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसका ग्राफ बनाना आपको बता देता हूं कैसे बनाओगे। पहले समीकरण क्या है आपके पास में, उसको ले लो आप, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू उधर चली जाएंगे, तो y माइनस भाई y, यहाँ जो आपका माइनस का था उधर प्लस का हो गया, वन प्लस का है माइनस का हो गया। इसकी टेबल बनाओ। देखो, मैं जो प्रोसेस काम में ले रहा हूं ये सेम प्रोसेस काम में लेना, इसमें सिंगल नंबर नहीं कटेगा आपका, ये गारंटी अपनी, एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर सेम प्रोसेस आपने काम में ली। देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैथ्स में कभी भी आंसर के नंबर नहीं मिलते हैं कि आपने आंसर लिख दिया आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं। मैथ्स में आपकी स्टेप वाइज स्टेप जो है वो चेक की जाती है कि आपने जितनी स्टेप से इस क्वेश्चन को किया, क्या वो एक्चुअल में आपने सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो देखो आपके पास में जो टेबल इसमें x और y है। अब y की वैल्यू पुट करते जाओगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। जैसे y की वैल्यू आपने लिखी 1, तो 1 माइनस वन, x के आगे 0। फिर y की जगह लिखा आपने 2, तो y की जगह रखा 2, 2 में से एक हटाया 1। y की जगह आपने रखा 3, 3 माइनस वन 2। तो ये टेबल बन गई। 3 डिजिट आपको निकालने, 3 निर्देशांक आपको निकालने। ये निर्देशांक निकला प्यारे बच्चों आपका 0,1, 1,2, 2,3, ये निर्देशांक निकला है आपका, ओके। ऐसे ही आपको लेनी है दूसरी टेबल। दूसरी टेबल है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से भी देखो, अब वही अपन पहले x की वैल्यू निकालेंगे, ये 12 उधर जाएगा प्लस का, ये 2y उधर जाएगा माइनस का। टेबल बनाओ। देखो, 3 जो है ना, 3 का भाग भी देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले आपने रखा y की जगह 0, 2 को 0 से गुणा किया 0, 12 रह जाएंगे। 12 में देंगे, भाग देंगे किसका, 3 का, कितना जाएगा 4। भाग क्यों दे रहे हैं भाई, वैल्यू तो x की चाहिए ना, तो 3 इधर किस में आएगा, इसके भाग में। फिर आप इसकी जगह रखो 3, y की जगह 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 माइनस किए 6, 6 में 3 का भाग दिया 2। ठीक है, 6 में आपने 3 का भाग दिया 2। फिर आपने रखा यहाँ पे 6। देखो, यहां से अंतर पता चल जाता है कितने रखने हैं, 0, 3, 3 का अंतर आ गया, फिर 6 रख दिया ना। इसी प्रकार से 6 रखोगे आप, 6 दूनी 12, 12 में से 12 माइनस किए 0, 0 में 3 का भाग दिया 0। तो ये 3 निर्देशांक आपको मिल जाएंगे इस लाइन के, और ये 3 निर्देशांक आपको इस लाइन के। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो, ग्राफ में आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वाई एक्स और एक्स एक्स बनाने के बाद में जो सबसे पहला काम करना होता है आपको, यहां पे आप लिखो प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस, या एक्स एक्स डैश भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये है आपकी वाई
एक्सिस लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद में क्या सबसे पहला काम जो होता है वो आपका स्केल लेने का, स्केल मीन्स पैमाना लेने का, और वो यहां आप लिखोगे कॉर्नर में पैमाना स्केल। अब स्केल क्या होता है? स्केल है आपके पास में ग्राफ में आप देखना इस हिसाब से आपके ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। तो कितने के बराबर आप कितनी वैल्यू लेते हो वो यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो वो वैल्यू जो लिखी जाती है पैमाना, वो आपके यहाँ पे जो अंक दिए हैं या जो वैल्यूज आई है ना उनके अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो 0 1 2 1 2 3 मैक्सिमम 6 है, तो अगर आप एक बॉक्स के बराबर 1 भी लिखोगे तो भी आपकी इस लाइन में पूरा ग्राफ बन जाएगा। कई बार क्या होती है जैसे वैल्यूज यहाँ पे मान लो बड़ी आ गई 10 50 100 ऐसी वैल्यू आ गई, तो हम जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 भी ले सकते हैं। 10 क्या होता है? यूनिट। आपको जो भी यूनिट में देंगे वो यूनिट यहाँ पे काम में ले लेंगे, अगर नहीं देता तो केवल यूनिट लिख देंगे। तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अक्ष अक्ष पर। किस पर है? मतलब जो अक्ष अक्ष वाली लाइन है उस पर। अक्ष अक्ष बराबर है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और ऐसे ही आप लिखोगे y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1। अब बात आती है ये क्या है? ये इकाई, इकाई की इकाई, सॉरी कौन सा बड़ा खाना? कोई खाने वाली चीज है? नहीं नहीं, खाने वाली चीज नहीं, ये आपका है। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि आपके इसमें क्या होते हैं बेटा जी, बॉक्स बने होते हैं, है ना। ये एक बॉक्स होता है ना आपका, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? ये बड़े खाने, ये जो खाने हैं ना इसको बोल रहे हैं यहाँ पे बॉक्स खाना। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे और खाने बने होते हैं आपके इस प्रकार से। एक बॉक्स में आपको टोटल 10 लाइनें मिलेंगी बॉक्स के सहित। कितनी लाइन मिलेंगी? आपके स्केल में 0 1 2 3 4 होता है ना, वैसे ये 0 ओरिजिन मूल बिंदु, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे आपका चलता है इसमें, ओके। बीच में लाइनें होती हैं 10, तो वो अपन ग्राफ में क्वेश्चन के हिसाब से अपन चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ अपने जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो कितनी है? 1 यूनिट की है। तो आप सभी ने कितने यूनिट ले ली? यहाँ पे 1 यूनिट काम में ले ली। अब जैसे ही आपने 1 1 यूनिट लिखी है दोनों अक्षों पर, तो वो लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, वो आप यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। और भी लिख सकते हो, अपने क्वेश्चन में मैक्सिमम 6 ही है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। पहले पहली लाइन के निर्देशांक उठाते हैं 0,1। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 इस पे होती है y x पे, और y की 0 वैल्यू x x पे होती है। तो 0,1, जब एक 0 दिख जाए ना तो आप दूसरा पॉइंट उठा लिया करो सीधा 1 1 y पे, ये आपका 1, तो सीधा इसके ऊपर आप चले जाओ। ये लो, इसको ऐसे डिनोट करो, क्या नाम है इसका? 0,1 लिखो इसको ऐसे। दूसरा क्या है? 1,2, मतलब x पे 1 है y पे 2 है, 1 और इस पे 2, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? जाके यहाँ पे। इसको आप लिखोगे 1,2। इसके बाद में 2,3, इस पे 2 है इस पे 3 है, यहाँ पे आपका 2,3, ठीक है। जैसे ही आपके तीनों पॉइंट आ गए, इन तीनों को आपको क्या कर देना है? ऐसे मिला देना है। मिला दिया, मिला के इसको थोड़ी एक लंबी आपकी लाइन बना देनी है। बना दी लंबी लाइन। ये लाइन कौन सी समीकरण से मिली आपको? x माइनस वाई प्लस 1 से, तो ये यहाँ पे लिख दो आप x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ऐसे ही दूसरी देखो, जो दूसरी समीकरण है 4,0, इस बार x की वैल्यू है 4। ये लो प्यारे बच्चों 4, क्या नाम दिया इसका? 4,0। निर्देशांक कितने इसके? 4,0। दूसरा है 2,3, ये रहा आपका 2,3, ये तो सेम आ गया दोनों में, ठीक है। तीसरा है 0,6, ये वाला y की वैल्यू है ना 6, तो 0,6। इन तीनों को भी क्या कर देना आपको? मिला देना है ऐसे, ठीक है। ये आपके ग्राफ में आप जब बनाओगे तो एकदम ऐसा सीधा बन जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। ये आपने बना दी। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये लिखना जरूरी है बेटा, इसके भी नंबर मिलते हैं। मान के चलो एक इसमें क्या हो, नंबर जो 4 नंबर है ना आपके बटे हुए हैं, 1 नंबर टेबल का, आधा नंबर पैमाने का हो गया आपका, आधा नंबर आपको इसको सही करने का है, ग्राफ बनाने का हो जाएगा 1 नंबर आपका, इस पे लाइनें लिखने का, जो आपने समीकरण लिखी आधा नंबर इसका हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आया? इंटरसेक्ट पॉइंट मीन्स प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया आपका? तो प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास में 3,2 दिख रहा है आपको, 3,2,
ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को आपका एक ऐसे भी बना सकता है ये, कि दोनों लाइनों और अक्ष अक्ष से निर्मित अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसके निर्देशांक लिख दो। इसमें भी देखो यही था, इसमें वाई अक्ष से आया था, तो आप देख रहे हो कि एक तो लाइन ये थी, ठीक है, एक लाइन ये आई आपकी और ये आपकी वाई अक्ष, तो इससे आप देख रहे हो कि यहां पे एक त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं बना। इस त्रिभुज के निर्देशांक पूछे हैं तो आप क्या लिखोगे नीचे, इस प्रकार बने त्रिभुज के निर्देशांक, तो इसको आप नाम दे सकते हो ए बी सी। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, ए के निर्देशांक तो कितने हैं 2,3, ए ये रहा, वो बी रहा, बी के निर्देशांक कितने हैं 0,6, सी के निर्देशांक कितने हैं 0,1। तो एक नंबर आपका इसका हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो है वो बटे हुए होते हैं, ना कि नंबर आपको ऐसे नहीं कि आपने ग्राफ बना दिया तो नंबर मिल गए पूरे 4 में से 4, नहीं। एक नंबर टेबल का, एक नंबर आपका 1 या 1.5 नंबर ग्राफ का, आधा नंबर स्केल का, एक नंबर जो आपको सबसे लास्ट में चीज पूछी है इंटरसेक्ट पॉइंट पूछा तो इंटरसेक्ट पॉइंट का, इस पे जो अगर आपने समीकरण नहीं लिखी तो ऐसे करके नंबर बटे हुए होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ग्राफ का क्वेश्चन। एक मैंने आपको कहा कि बीजगणित रूप में व्यक्त करने का क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ का। एक क्वेश्चन आपका जो एक नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है ना, वो आएगा आपके जो अबसद होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सीधा सिंपल क्वेश्चन। जैसे यही पूछ ले कि ये आपकी अक्ष अक्ष है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है 4,3, सिंपल क्वेश्चन पूछ ले आपको कि इस पॉइंट की अक्ष अक्ष की दूरी बताओ, तो अक्ष अक्ष की दूरी कौन सी, ये वाली, तो मतलब आपकी ये दूरी पूछी है तो ये कितनी है इसकी 3। मतलब जब अक्ष अक्ष से दूरी पूछे ना तब तो वाई वाला निर्देशांक बताना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तब आपको कौन सा बताना है, अक्ष अक्ष वाला निर्देशांक बताना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपका पॉइंट मान लो यहाँ पे माइनस में दे दिया हो ये, जैसे -2,3, अब बोल ले कि वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो हम अक्ष अक्ष वाला निर्देशांक बताते हैं। अक्ष में हमें दिख रहा है कि माइनस में है तो हम बता देते हैं -2, और यही गलती कर बैठते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक नंबर ऐसे ही चला जाता है अपना। -2 क्यों नहीं हुआ भाई, पूछी क्या इस बंदे ने यहाँ पे, इसने पूछा है क्वेश्चन में दूरी, और दूरी को हम -2 बता रहे तो गलत होगा ही ना। अरे दूरी कभी माइनस में होती नहीं, नेगेटिव होती नहीं दूरी, तो कभी नेगेटिव दूरी कभी नहीं होती बेटा, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए जब भी हमें इसमें अक्ष वाई अक्ष से दूरी पूछे तो हमें -2 नहीं बता के क्या बताना है इसको, 2। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। देखो बेटा थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशनल कोट सुना देता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए इसी कोटेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खंड सी से, और खंड सी जो है, अभी जो खंड सी है ना वो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, वो रखेंगे इसमें, और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 17, 18, 19 और 20। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आने वाले एक आपके सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा, जो आपका वर्त वाला टॉपिक है ना, जो आपका शायद 10 नंबर या 9 नंबर की प्रश्नावली है वो, है ना। तो वो आपकी उसमें क्या होगा, जैसे कोई भी एक्सिट करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, और 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला एकदम इजी क्वेश्चन आएगा। अभी मैं देखो आपके पास
इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि किसी एपी मतलब खंड सी में एक क्वेश्चन आपके एपी के आने वाला है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आने वाला आपका। यदि किसी एपी के एन पदों का योग एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो पहला पद क्या है, इसके पहले दो पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद याद कीजिए। ये क्वेश्चन मेरा लेने का तात्पर्य ये था कि पूरी जो एक्सरसाइज है वो सारी इसमें आ जाए। इसमें आपको पद निकालना भी सिखा दिया है, पदों का योग निकालना भी सिखा दिया है। चलो सीखेंगे फिर, है ना। देखो पहला पद, पहले पद का योग, एक पद का तो क्या योग करेंगे, तो जब इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, ऐसे 1 आपका आ गया 3, अर्थात S1 आपका जो होता है वो प्रथम पद ही होता है। पहली बात। S2 क्या होगा, S2 दो पदों का योग। तो अभी आप जैसे इसमें n की जगह रखोगे 2, मतलब S2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। S2 का मतलब है दो पदों का योग, प्रथम पद और सेकंड पद, और इन दोनों पदों का क्या है, योग, मतलब A1 प्लस A2 दोनों पदों का योग क्या होता है, S2। S2 का मतलब दो पदों का योग। तो A1 आपने कितना निकाल लिया था 3, A2 कैसे पता चलेगा, दोनों पदों का योग कितना आ गया आपके पास में 4, प्रथम पद आपने 3 निकाला है, तो A2 कितना आ गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका पहला पद तो 3 है, दूसरा पद क्या आ गया 1। तो यहां से आपके पास में AP क्या बन गई भाई साहब, पहला पद 3, दूसरा पद 1। पहला पद 3 ही है ना भाई साहब, हाँ 3 ही है। तो देखो आप दो दो कम हो रहे हैं, दो कम करो, ये लो, ये आपकी क्या बन जाएगी इसमें एपी बन गई आपके पास में। अब एपी जब बन जाएगी तब तो आगे दिक्कत ही नहीं है। एपी निकाली कैसे, फिर से सुनो, आपको दे रखा था एस एन मतलब एन पदों का योग, क्या दे रखा था एस एन माइनस एन स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले एक पद का योग निकाला, एक पद का योग मतलब पहला ही पद हो जाएगा, तो 1 रखा तो वो कितना है मेरे पास 3, और S1 3 आने का मतलब है कि पहला पद कितना आ गया 3। फिर मैंने n की जगह रखा 2, मतलब दो पदों का योग, तो वो कितना आया 4। पहला पद 3 है तो दूसरा पद 1 आएगा, दोनों को जोड़ करेंगे 4, तो वो कितना आ गया आपके पास में, सेकंड पद आ गया 1। 3 1 आते डी का मतलब पता चल गया आपको। डी क्या होता है भाई साहब, डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले पद को माइनस करना, वो क्या होता है आपका डी, सार्व अंतर जिसको हम बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो वो कितना आ रहा है आपको, देखो 3 में से 1 घटा के देखो, सॉरी 1 में से 3 घटाओ माइनस का 2। इसका मतलब ये हो गया आपका जो यहाँ पे सार्व अंतर है वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। चलिए अब इसमें देखो बाकी क्या पूछा आपको पूछा पहला पद क्या है 3 है, आपको इसमें पूछा है पहले दो पदों का योग क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है 4 है। फिर इसमें पूछा तीसरा पद क्या है, तीसरा पद कितना है आपके पास में 1 है। अभी आपको पूछा कि 10वां पद क्या है, 10वां पद मतलब n का मान 10, और पद निकालने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद पूछा है मतलब a10, a का मतलब प्रथम पद कितना है 3, प्लस n का मतलब 10 दे रखा आपको, d का मान यहाँ पे माइनस का 2 है, ये 3 हो गया, ये प्लस। देखो 10 में से 1 घटाए 9, 9 को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस के 18, तो ये हो गया 3 माइनस 18, 3 में से 18 माइनस किया माइनस के 15। ये से आपको n वापस पूछेगा तो n की जगह n ही रख देना है। कैसे, देखो अगर आपको n वापस पूछे तो a की वैल्यू तो कितनी है 3, है ना, n की जगह n ही रख देना है, d की जगह माइनस का 2, ठीक है। तो ये तो गया आपका 3, माइनस 2 को n से करेंगे तो माइनस का 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये माइनस के 2n, तो an बराबर क्या हो गया 5 माइनस 2n, ये हो गया आपका nवां पद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बोले, आप अपना स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है करते चलो, आपके जो आंसर है वो आते जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे आपके और कौन से क्वेश्चन बनेंगे। एक जैसे आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे n का सूत्र आना चाहिए एक तो, है ना। योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई साहब, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ये आपका एन पदों का योग याद करने का सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र होता है किसका? एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने बोला 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली, तो पहले 2 और 101 के बीच में संख्या कौन सी आएंगी? देखो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 101, इनके मध्य 5 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी आपको। तो देखो सबसे पहले 5 से विभाजित होने वाली 5, फिर 10, फिर 15 20, तो ये चलेंगे आपकी 5 से विभाजित होने वाली। और 101 से पहले कौन सी आएगी? 100। तो ये वो संख्या है आपकी जो 5 से विभाजित होती हैं। टोटल संख्या कितनी आ गई है? 5 10 15 20, तो 50 तो हो गई, 10 आगे वाली भी 10 और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 20 संख्या ऐसी हैं जो आपकी 2 और 101 के बीच में जो है आएंगी। इन सब का आपको करना है योग। देखो एस एन का एक सूत्र तो ये होता है, और एक होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस, यहाँ पे जो एल है ना, ये आपका अंतिम पद होता है, एनवा पद। इस एल का सूत्र यही होता है, एनवा पद इसका सूत्र होता है। ठीक, तो ये आप ये सूत्र तो कब काम में ले सकते हो? जब आपको अंतिम पद दिया हुआ हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो अंतिम पद मिल गया अपने को, लास्ट का पद भी तो मिल गया ना, जैसे 100 आ गया, और पहला पद कितना है इसमें? 5 है। दोनों जब मिल ही गए हैं तो सोल्व कर लेते हैं, अभी क्या दिक्कत होगी इसमें। चलो तो डायरेक्ट ये सूत्र ही लगा देते हैं आपका ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला। तो आपका एस एन बराबर आपने सूत्र लगाया एन बाई टू ए प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी है? 20, मतलब टोटल पद कितने हैं? 20। एक की वैल्यू कितनी है? 5। एल की वैल्यू कितनी है? 100, अंतिम पद 100 है। ठीक है, देखो 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार, ये तो 10 हो गया, इंटू 5 और 105 हो जाएंगे 100। इन दोनों को गुणा कर दो, कितना जाए? 1050। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 101 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है ना, उन संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो वो कितनी आएंगी? 1050। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने मैक्सिमम वो क्वेश्चन आपको करवा दिए यहाँ पे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादा वेटेज रखते हैं ना, नंबर्स का ज्यादा वेटेज रखते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी अभी जैसे एक प्रायिकता का आपका क्वेश्चन आएगा, प्रायिकता जो है 4 नंबर की प्रश्नावली है, सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आपको मान के चलो इसमें से मिल जाएगा, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। इस फॉर्मूले पे बेस मिल जाएगा। जैसे किसी काम के होने की प्रायिकता 0.35 है, तो उसी काम के नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? तो भाई होने की प्रायिकता को हम पी ए से दर्शा रहे हैं, नहीं होने की प्रायिकता को पी ए बार, बार नहीं होना। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना होता है? देखो होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की प्रायिकता कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 1 आएगी। एक चीज ये ध्यान में रखना कि किसी काम के होने की मिनिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 से कम नहीं होती है। तो ये आप ये भी ध्यान रखना, किसी काम के होने की प्रायिकता अधिकतम और कम से कम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम तो 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, और कम से कम कितनी हो सकती है? 0, 0 से ज्यादा हो सकती है। मतलब कहने का है 0 या 1, या फिर 0 और 1 के बीच में, 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। एक क्वेश्चन 100% इसके ऊपर आएगा। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का ऐसे पूछ ले, जैसे 5 सफेद गेंदे हैं, काली गेंदे हैं, उनमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। जैसे मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन है कि 3 जो गेंदे हैं आपके पास में, वो तो है नीली। ठीक, कलर कोई भी दे सकता है ना, कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे 2 आपको दे दिया कि सफेद गेंदे हैं, और 4 आपको दे दी कि लाल गेंदे। ठीक है, ये आपको गेंदे दे दी। अब यहां देखो कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि नीली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल आउटकम, मतलब संभव परिणाम, संभव परिणाम, और बट्टा में होता है कुल परिणाम। क्या होता है? कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपको जब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि नीली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, नीली गेंद कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 3 और 2 5 और 4 9। तो जब आपको नीली गेंद पूछेगा तो 3/9। आपको सफेद गेंद आने की प्रायिकता पूछेगा तो 2/9। लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछेगा तो 4/9।
जाहिर सी बात है लाल गेंद निकलेगी तो उन 4 में से निकलेगी तभी होगी वो। तो ऊपर तो पॉसिबल संख्या कितनी हो गई, 4। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता बताओ। तो सफेद गेंद इन दो में से आएगी, अपने को चाहिए नहीं तो इसको छोड़ के ये ले लेते हैं। तो सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/9। ये थी सफेद गेंद आने की प्रायिकता। इसको एक में से माइनस कर दो, 1 - 2/9, तो माइनस करोगे तो 7/, कैसे भी कर सकते हो। सफेद गेंद आने की प्रायिकता हो चाहे नहीं आने की। ऐसे ही बोलते कि नीली और लाल नहीं आने की प्रायिकता, नीली और लाल नहीं आने की प्रायिकता मतलब कौन सी आनी चाहिए, सफेद। तो वो कितने हो जाएगी, 2/9। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी में। क्या बोला जा रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसको ध्यान से समझना है, सुनना है, फिर अपने को क्या करना है, इसमें रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट रुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अभी जो 2 नंबर खंड बी वाले क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना। सबसे पहले बना लिया एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, 2 स्पर्श रेखाएं बनाओगे ऐसी। ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, ये कितनी डिग्री के कोण पे झुकी हैं, 60 डिग्री के कोण पर। अभी मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, मैंने अभी कहा था कि वृत्त पर किसी बार बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है रेखाखंडों द्वारा, उसके साथ में क्या होती है, संपूरक होती है। तो यहाँ केंद्र पर जो कोण बनता है और यहाँ जो कोण बनता है, दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, संपूरक। मतलब दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप ये कोण कैसे बनाओगे, ये हम डायरेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, पहले तो हमें इसका ही नहीं पता है। हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक रफ डायग्राम से एक आइडिया मिल गया कि क्या करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर का क्या बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है। बना लिया, जाहिर सी बात आपने। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपको क्या बना लेना है, त्रिभुज आपको बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको एक रेडियस बना लेनी है, एक क्या बना लेनी है, एक रेडियस, एक त्रिज्या बना लेनी है आपको। अब मैंने आपको यह भी क्या बताया आपको कि जो सेंटर होता है और यहाँ जो कोण होता है, दोनों संपूरक होते हैं। मतलब दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको इसने कहा कि स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये अपन नहीं बना के पहले यहाँ त्रिज्याओं के बीच में 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उन दोनों पे हम क्या बनाएंगे, स्पर्श रेखा। तो ये 120 कहां से आया, ये 60 दे रखा था। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180, संपूरक होता है। तो इसलिए ये 120 आ गया। 120 डिग्री का कोण हम जो यहाँ पे बनाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ये बन गया। अब इस पे 120 डिग्री का कोण बनाओ। तो आप यहाँ पे प्रकार चांदे की सहायता से 120 डिग्री का कोण बना लेना। ये आपने 120 डिग्री का कोण बना लिया है। ठीक है जी, कितने डिग्री का कोण हो गया आपका, ये 120। ये लो, बन गया। अब आपके पास में यहाँ पे दो क्या आ गई, रेडियस आ गई। दोनों पर आपको क्या बनाना है, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा बनाने का मतलब है जो आपका पॉइंट है इस पे 90 डिग्री का कोण बना लो। तो यहाँ प्रकार रखोगे, चाप काटोगे ऐसे, आप ऐसे चाप काटे आपने, फिर यहाँ प्रकार रखे, यहाँ रखे, ऐसे चाप काट दिया आपने। अब 90 डिग्री का कोण होपफुली आपको बनाना आता हो। तो ये आपने क्या बना लिया प्यारे बच्चों, ऐसे 90 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, कहां पे बनाया है, बिंदु ए पे। ऐसे ही आपको यहां प्रकार रखना है, ऐसे ऐसे घुमाओगे आप इस प्रकार से, और आपने ऐसे चाप काटे, फिर यहां से ऐसे रखोगे आप, फिर से वही क्या बनाओगे, 90 डिग्री का कोण यहां से बनाओगे ऐसे। ठीक है जी, कितने डिग्री का कोण बनाओगे आप, 90 डिग्री का कोण। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं जहां जाके मिलेंगी वो आपका कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, ऑटोमेटिक 60 डिग्री। ऑटोमेटिक वो वहां पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का कोण नहीं बना रही, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको गलत। अगर ये 60 डिग्री का कोण नहीं बना रही है तो फिर से बता देता हूं क्या करना है। 5 सेंटीमीटर का सर्किल बना लिया आपने, एक रेडियस बना ली। एक रेडियस आप रैंडम कोई सी भी ले लो। फिर जो दूसरी रेडियस बननी है वो दोनों रेडियस एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पे होनी चाहिए। तो आपने 120 डिग्री का कोण बनाया। ओके, फिर बिंदु ए पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बना क्यों रहे हैं, स्पर्श रेखा बनाने के लिए। बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण बनाया आपने। दोनों स्पर्श रेखा जहां जाके मिलेंगी वो ऑटोमेटिक 60 डिग्री के कोण पे बनेंगी। 60 पे क्यों बनेंगी, क्योंकि आपने 120 डिग्री का कोण लिया है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 90 90 तो ये हो गई,
ये दोनों संपूरक होते ही हैं, ये हमने एक थ्योरम भी कर ली थी, ठीक है। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, आपके जो खंड बी में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और है और आयतन वाले क्वेश्चन से, ठीक है। उसमें देखो क्या होना है, जैसे एक क्वेश्चन है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो जब भी किसी एक चीज को पिघलाकर किसी दूसरी चीज में बदला जा रहा है, जैसे मान लो गोले को पिघलाकर बेलन में बदल दिया हो, चाहे बेलन को गोले में बदल दिया हो, गोले को घनाभ में बदल दिया हो, घन में बदल दिया हो, कोई भी हो, कोई भी आकृति को किसी दूसरी आकृति में अगर बदला जा रहा है, इसका मतलब वो किस में चेंज हो रहा है, आयतन में चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब जिस चीज को जिसमें बदला जा रहा है उन दोनों के आयतन को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया आपके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, धातु का जो आयतन है वो आप बराबर करोगे बेलन के आयतन के, ठीक है। धातु के आयतन को किसको बराबर करोगे आप, बेलन के आयतन के बराबर। गोले का आयतन, गोले का आयतन, धातु का एक गोला है, गोले का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो होता है शंकु का, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से देखो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4/3 आर क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या थी आपको 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। और ये आर क्या है आपकी बेलन का जो त्रिज्या वो है 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में बदला जा रहा है। और बेलन की ऊंचाई आपको पूछेगी, वो बेलन कितनी लंबाई का बनेगा या कितनी ऊंचाई का बनेगा, मतलब ये एच आपको क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है। तो ये हो गया 4/3, ये हो गया आपका 4.2 और 4.2 बराबर में कितना आपका 6 गुणा एच। आपको किसका मान चाहिए, एच का, तो एच का मान चाहिए वो जो 6 गुणा 6 वो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 और अपॉन में 3 इंटू में 6 इंटू 6। अब इसको आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, सोल्व करना है। वो 6 का भाग इसमें देंगे 0.7, 6 का भाग इसमें देंगे 0.7, 3 का भाग इसमें देंगे 1.4, इन सबको कर देंगे मल्टीपल। 4 गुणा 0.7 गुणा 1.4, इन सबको कर देना है गुणा, तो वो क्या जाएगा आपका आंसर। देखो इन दोनों को गुणा किया 0.49, 4 को 1.4 से किया 5.6। अब 49 को गुणा कर लो 5.6 से, करो भाई 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29, 5 9 45, 5 के 20 और 4 24, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। तो 27 44 पॉइंट कितने अंकों पे, 1 और 2 3 अंकों पे, तो ये आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर जो भी आ रहा है, ये क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए मैंने जितने भी बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे खंड बी सी और डी के, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आज का अपना सेशन इतना ही रखेंगे कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब ये आपको कब पूछेंगे खुदा, जब आपकी मेहनत इस कदर हो जाए कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को पाने से, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट जो हो बहुत ही शानदार रहे और ऐसे मेहनत करते रहें, डिप्रेशन में नहीं आना है प्यारे बच्चों। जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, है ना, और इसी के साथ में आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।